भारत को हम क्या दे सकते हैं अगर हम ट्रेड ओपन कर लें, फर्ज करें? भारत को वो जहादी तंजीमें जो हैं वो दे सकते हैं जिनके थ्रू पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भारत के अंदर दहशतगर्दी करवाती है। हम भारत को हाफिज सईद साहब दे सकते हैं, हम भारत को मांगा है उन्होंने, हाफिज सईद तो मांगा है उन्होंने, तो दे देना। मौलाना मसूद अजहर दे सकते हैं, और हम भारत को वो अपनी शर्मिंदगी और नदामत दे सकते हैं कि किस तरह से हमने भारत के अंदर जो अनरेस्ट फैलाया है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के माजी का एक काला और स्याह बाब है। लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है आरजू। पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है कभी भी भारत के साथ नॉर्मल ताल्लुकात जो है वो नहीं होने देगी, क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का जो मंजन बिकता है, जो चूरन बिकता है, वो भारत दुश्मनी के ऊपर, एंटी इंडिया स्टांस के ऊपर बिकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे भारतीय दोस्त भी ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो नहीं चाहिए। मगर हमारे जो काकड़ साहब हैं आजकल, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब, उनसे बलूचिस्तान के बारे में अगर बात करो तो वो कहते हैं 71 नहीं है। वेल काकड़ साहब जो है क्या कहते हैं, मुझे उनके ऊपर बहुत तरस आता है। और काकड़ साहब जो है वो इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश कर रहे हैं कि जो रही सही वजारत उस्मा के ओहदे की इज्जत है वो भी खत्म हो चुकी है। इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो बलोच कैंप लगाकर बैठे हुए हैं, उनको अगर ये लगता है कि ये 1971 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की रियासत ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी माजी की गलतियों से, जिस तरह से उन्होंने ढाका को पाकिस्तान से अलग किया, आप इमेजिन करें कि जिन फोर्सेस ने पाकिस्तान के चप्पे चप्पे का, पाकिस्तान के इंच इंच की हिफाजत का जिम्मा उठाया था, आज वो बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर पहरा दे रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि कुछ संगीन गड़बड़ मौजूद है। अनवारुल हक काकड़ साहब की कहे की कोई वैल्यू ही नहीं है, उनकी कोई औकात ही नहीं है। उनका इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी मेकिंग हो रही है उसमें काकड़ साहब की जो हैसियत है वो एक चपरासी के बराबर भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पॉलिसी मेकिंग हो रही है वो सारी की सारी इस वक्त जनरल आसिम मुनीर, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब मिलकर कर रहे हैं। और जिन लोगों को काजी फायज ईसा साहब से बहुत उम्मीद थी कि वो आकर कोई चमत्कार कर देंगे, तो आप देख लीजिए कि वो इस वक्त इंसाफ का बलात्कार ही कर रहे हैं। 25 करोड़ लोग या 26 करोड़ लोग कहीं जा नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग कहीं चले जाएं। पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनको काम आता हो या जो टैलेंटेड हो, या आप भी जानते हैं, लेकिन उनको आगे नहीं आने दिया जाता। तो अब भी क्या यही होगा कि जो सिफारशी होंगे, पर्ची वाले होंगे, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट, मीडिया में हो या सरकार में हो, उसी वही रहेंगे, और जिनको काम आता है नहीं आगे आने दिया जाएगा? वरना हमारे, आपको याद है, इकोनॉमिस्ट भी एक रखे थे इमरान खान ने, जो अहमदिया थे, और इसी बेस पे निकाल भी दिया 2 दिन के बाद। आरज़ू काज़मी, कभी कभी तो आप इतनी मासूमियत से सवाल करती हैं तो मुझे लगता है कि मुझे वो याद आ जाता है कि जब मैं छोटा सा था ना, तो मेरी मामा मुझे कहती थी फ्लायंदा, तो मैं कहता था यम यम। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सिफारशी कल्चर है वो पूरी तरह से प्रेवलेंट है। और खास तौर पर पाकिस्तान की जो सरकारी इदारे हैं वहां पर सिफारिश के साथ आप कुछ भी करवा सकते हैं। पाकिस्तान के सरकारी इदारों में आप करप्शन से कुछ भी करवा सकते हैं। और मलिक रियाज साहब ऐसे ही नहीं फखर से कहते कि मैं जब चाहूं तो फाइलों को पहिए लगा सकता हूं। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिफारशी कल्चर है, पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन का कल्चर है, वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान के सियासतदानों ने बड़ी मेहनत से परवान चढ़ाया है। और ये वो वही निजाम है जिसके थ्रू वो लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका इस्तेहसाल करते हैं। और वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि आरजू काज़मी या अवैस इकबाल की आवाज उठाने से वो उस कल्चर के ऊपर नजरसानी कर ले। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि आप लाहौर में या इस्लामाबाद में किसी भी ट्रैफिक सिग्नल को, अगर आप ट्रैफिक सार्जेंट को आपने रिश्वत देनी हो ना किसी भी मामले पर, तो वो ट्रैफिक सार्जेंट इतने ईमानदार हैं कि वो रिश्वत खुद नहीं पकड़ते कि ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। वो कहते हैं वो जो सामने बेकरी है ना, वो जाके उसके कैशियर को पकड़ा दो कि अरशद भाई ने भेजा है, ठीक है। वो जो सामने मोची बैठा है ना, जाके उसको पकड़ा जाओ कि जमील भाई ने भेजा है। तो वो इस तरह से पैसे पकड़ते हैं। तो पाकिस्तान में जब करप्शन के इस तरह से इंजीनियस मेथड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं ना, तो पाकिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मुतमईन होना तो दूर की बात, वो पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद भी जब करते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये ऐसा पॉसिबल नहीं है।
और मुझे ये सब कुछ कहते हुए बहुत दुख होता है आरजू, क्योंकि हर दफा आप जो एक सवाल करती है ना, कि आपकी सवाल के अंदर एक उम्मीद होती है, और हर दफा मैं आपकी उस उम्मीद का गला घूंटता हूं, और बाकायदा मैं एक बड़ा कनूतियत का मारा हुआ शख्स लगता हूं। लेकिन मैं क्या करूं कि मैं सफेद को सफेद ही कहूंगा और मैं काले को काला ही कहूंगा, क्योंकि आपको और मुझे वहां से लिफाफे थोड़ी आते हैं आरजू। बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल लास्ट में मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी, नवाज शरीफ साहब बार बार कहते हैं कि जी मैं भारत से बात करनी है, मैं अफगानिस्तान के साथ टर्म्स ठीक करने। लोगों का कहना है कि नवाज शरीफ साहब की क्या ये पोजीशन है, क्या हैसियत है कि वो ये कर सके, या ये बात जो वो कह रहे हैं उनसे कहलवाई जा रही है कि भारत से टर्म्स ठीक करने? जी, असल में मसला ये है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसके अपने मिलिट्री अजाइम तो सेकेंडरी चीज है। पाकिस्तान मिलिट्री के अपने जो बिजनेस वेंचर्स हैं, पाकिस्तान मिलिट्री एक बहुत बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये पाकिस्तान मिलिट्री के अगर बिजनेस वेंचर्स के अंदर ये चीज आती है कि आपने भारत से रिलेशंस को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना है, साथ साथ आपने मसला कश्मीर का चूरन भी बेचना है, साथ में आपने हिंदू दुश्मनी का चूरन भी बेचना है, तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब से ये बयान दिलवाया होगा। क्योंकि नवाज शरीफ साहब जिस इस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करके आ रहे हैं, तो वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर 1 इंच भी नहीं हिल सकेंगे, और ना उनको हिलने दिया जाएगा। क्योंकि मियां नवाज शरीफ को अपने माजी के तजुर्बात से बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि वो सोते तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे, लेकिन उनकी जब आंख खुलती थी तो उस वक्त अटक जेल में होते थे आरसू। अगर आप एक इंडियन होते, ठीक है, तो अगर आपसे कोई पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है हम आपसे बात करना चाहते हैं, क्या जवाब होता आपका? वही जो मोदी जी जवाब देते हैं कि बात करने को तो हम तैयार हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बात किससे करनी है। प्राइम मिनिस्टर से करनी है, आर्मी चीफ से करनी है, डीजी आईएसआई से करनी है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी की पॉलिसियां एक नहीं होंगी, पाकिस्तान का जो डिसीजन मेकिंग कैपिटल है रावलपिंडी से इस्लामाबाद शिफ्ट नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान की पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान और इंडिया के किसी भी डायलॉग का कोई भी मस्बत नतीजा आरजू काज़मी नहीं निकलेगा। मगर ये तो टेररिज्म के ऊपर भी बात कर रहे होते हैं इंडिया से, तो ये भी कहा जाता है कि जी टेररिज्म रोकें तो फिर होगा। वो टेररिज्म रोकना कोई रातों रात तो नहीं हो पाएगा ना। मुझे समझ नहीं आती है कि ये लोग किस मुंह से कहते हैं कि टेररिज्म रोके। ये लोग जिस तरह से इन्होंने लाहौर के जौहर टाउन में हाफिज सईद साहब को प्रोटेक्ट किया हुआ है, जिस तरह से ये मौलाना मसूद अजहर को नहीं, प्रोटेक्ट, इंडिया कहता है ना कि टेररिज्म रोकें, ये तो जी हाँ, भारत। मैं वही हाँ बात कर रहा हूं कि हाँ। वो किस मुंह से पाकिस्तान की हुकूमत जो कहती है कि हम टेररिज्म रोकने के ऊपर बात करने को तैयार हैं, जब वो खुद टेररिस्ट को ना सिर्फ पनाह देते हैं, सपोर्ट करते हैं, बल्कि उनकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी के अंदर इन टेररिस्ट की बाकायदा तौर पर इज्जत है। मुझे बाकायदा तौर पर ऐसे लोग लाहौर में मिले थे जो ये कहा करते थे कि हमारा जो खून है वो हाफिज सईद के पसीने से ज्यादा अहम नहीं है। देश के बॉर्डर वाले इलाकों में हमेशा पाकिस्तान ड्रोन के जरिए ड्रग्स से लेकर आतंकवादियों के लिए हथियार तक सप्लाई करता रहता है। वह सीमावर्ती एरिया में आतंक को बढ़ाने की कोशिश में दशकों से लगा हुआ है। पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर की सीमाओं वाले इलाकों से सुरक्षा बलों रोजमर्रा इन ड्रोनों को पकड़ते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की खाट खड़ी होने वाली है। भारत ने इसके लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल भारत अगले 6 महीनों के भीतर पाक के इन ड्रोन को रोकने के लिए स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम को इंस्टॉल करने की तैयारी में है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले में कहा कि एंटी ड्रोन टेक्निक की टेस्टिंग चल रही है, जिसमें 3 विकल्पों का परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा, पूर्वी पश्चिमी सीमा पर लगाई जाने वाली ड्रोन विरोधी प्रणाली या तो 3 प्रणालियों में से एक होगी या 2 अधिक प्रौद्योगिकों का कॉम्बिनेशन होगा। बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल ने हाल ही में जानकारी दी थी कि 1 नवंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2023 के बीच बल द्वारा 90 ड्रोन बरामद किए गए हैं, जिसमें पंजाब में 81 और राजस्थान में 9 शामिल थे। वहीं पहले ड्रोन देखे जाने की संख्या 300 से 400 तक पहुंच गई है। अधिकारी ने आगे बताया कि ड्रोन के इस्तेमाल से सीमा पार से हथियारों और ड्रग्स की तस्करी का खतरा अगले 6 महीने में
पूर्णतः खत्म हो जाएगा। निश्चित रूप से तब तक ड्रोन रोधी प्रौद्योगिकी की व्यवस्था हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकी परीक्षण चल रहा है और यह अंतिम चरण में है। पंजाब और जम्मू कश्मीर में ड्रोन या मानव रहित विमान UAV का उपयोग करके पाकिस्तान से भेजे गए हथियार, गोला बारूद और मादक पदार्थों को गिराया जाना कई वर्षों से सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी समस्या रही। सरकार ने अगस्त में बताया था कि पिछले 3 वर्षों में पंजाब में सीमा पार से हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके 53 मामलों का पता चला था। वहीं भारत की पूर्वी सीमा को लेकर भी अधिकारी ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों की आवाजाही को रोकने के लिए भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था जल्द ही बंद कर दी जाएगी। FMR भारत म्यांमार सीमा के दोनों ओर रहने वाले जनजातियों को पड़ोसी देश के अंदर 16 किलोमीटर तक वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति देता है। वहीं मणिपुर में जातीय हिंसा के लिए एक हद तक अवैध आवर्जन और नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी को बढ़ावा देने वाले MFR को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसी वजह से सरकार फिर से विचार करते हुए इस व्यवस्था को बंद करने और म्यांमार के नागरिकों के प्रवेश के लिए वीजा को अनिवार्य बनाने की योजना बना रही है।